गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार जगदम्बा स्कूल की साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं आपको लेंस पर ही लेंस सूत्र पढ़ाने आया हूँ। 2-4 टॉपिक और कुछ परिभाषा ऐसी पढ़ाने आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। 4-5 परिभाषा है, उस परिभाषा 4-5 बिंदु समझ लीजिए। उन बिंदुओं में से हमेशा हर साल एक या कोई भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके लिए मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आप कहीं उन परिभाषाओं को और कोई पढ़ लो, उस परिभाषा को आप छोड़ ना दो। या तो 1 नंबर में तो आपका एक सवाल कन्फर्म आता है, वो भी मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। और एक सवाल आपको परिभाषा का आता है, हमेशा आता है जी, आप देख लेना, है ना। तो देखो, आज मैं चालू करने से पहले, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो जिससे कि अनेक लोग इस क्लास का लाभ उठा सकें। देखो भाई, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिन पर अड़े होते हैं। देखो बच्चों, आप समझ रहे होंगे इस लाइन का वाक्य। मैं आपको एक चीज़ समझाने के लिए लाया हूँ, लाइनों को लाता हूँ क्योंकि आप कहीं वंचित नहीं रह रहे हो। कहने का मतलब ये है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। अब अनेक बच्चे सोच रहे हो बिना पढ़ाई की मेरे सोने से सो आ जाएंगे, कोरोना में मेरे तो बिना पेपर ही पास कर देना। तो कहने का मतलब बच्चों, मंजिलें उन्हें मिलेगी जिनके ख्वाब बड़े, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती जो जिद पर उड़े होते हैं। अर्थात हमें लाने तो लानी है, अर्थात मेहनत करनी है, तो बच्चों मेहनत करनी है ना। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे आपको लेंस सूत्र। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र। सभी बच्चे अपनी एक कॉपी में लिखते हुए भी चले और समझते हुए चले। लेंस सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र भी आपको पढ़ाया जाएगा। देखो बेटा, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यही पढ़ाया था क्या मैंने यही पढ़ाया था 1/f। लेकिन बेटा यहाँ पे आपको एक दिक्कत खड़ी हो जाती है, 1/b प्लस 1/u ना होकर भैया यहाँ पे v प्लस प्लस का जगह माइनस लगाना। फर्क इतना है, ओनली माइनस का प्लस का, माइनस लेंस सूत्र हो जाता है और प्लस लगा दो बेटा इसको ही आप दर्पण सूत्र हो जाएगा। माइनस लगाओगे तो लेंस सूत्र हो जाएगा और प्लस लगाओगे तो बच्चों दर्पण सूत्र हो जाएगा। तो देखो, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये क्या है? ये बच्चों लेंस सूत्र। ये क्या है? लेंस सूत्र। अब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा, क्योंकि आपकी क्लास अब तो चैप्टर एंड में हो रहा है। आज की क्लास मेरे हिसाब से चैप्टर एंड हो जाएगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा कि मैं पूछूं f क्या है, v का मतलब क्या है, u का है कोई। तो देखो बच्चों, f बराबर होता है यहाँ पे, यहाँ f बराबर होता है फोकस दूरी। क्या होता है बच्चों? फोकस दूरी। v क्या है यहाँ पे? v क्या है? प्रकाश के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है? लेंस के प्रकाश केंद्र से। भाई देखो बच्चा, फोकस दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया, अब बचा बिंब। तो u है यहाँ पे, u है लेंस के प्रकाश केंद्र से बिंब की दूरी। ये लेंस सूत्र है बच्चों। मैं आपको यही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा तो छपेगा। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। और मैं बच्चों आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, 2-4 दिन में क्लास में आपको बता दूंगा।
एक क्लास होने वाली है, उस क्लास से आप वंचित न हो। उस क्लास में अपन ने 3 चैप्टर पढ़ लिए, 11वां कार्य ऊर्जा शक्ति वाला, और चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9। तीनों चैप्टरों के मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पूरे के पूरे आने की संभावना है ना। तो देखो लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ f फोकस दूरी बच्चों, v क्या है लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और u लेंस के प्रकाश केंद्र से बच्चों बिंब की दूरी। कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी? आगे अपन बात करेंगे आवर्धनता की। किसकी बात करेंगे बच्चों? आवर्धनता। आवर्धनता क्या होता है बच्चों? आवर्धनता क्या है बता सकता है कोई बच्चा? पहले इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेंस सूत्र को लिख लिया हो, जिसको मैं रफ कर देता हूँ। आवर्धनता क्या होता है? थोड़ी बड़ी, इसका अपन ने दर्पण में भी पढ़ा था, सेम वैसा का वैसा है बच्चों। वहां दर्पण लगाया था, यहाँ पे अपन आवर्धनता। आवर्धनता किसी लेंस की वह क्षमता है जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है। कि आवर्धनता किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की वह क्षमता जिससे ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है। आवर्धन है बच्चों। आवर्धन किसी लेंस की वह क्षमता है, यहाँ लेंस लगाएंगे, वहां क्या लगाया था? दर्पण लगाएगा। आवर्धन किसी लेंस की वह क्षमता है जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है। ये आप समझ लो तो मैं लिख देता हूँ। फिर दूसरी बात अपन ने वहां पे चीज पढ़ी थी h डैश बटा h की, यहाँ पे पढ़ाएंगे। दूसरा ये इसका सूत्र है, इसलिए इसको 1 नंबर देते हैं। h डैश दूसरा m बराबर v अपॉन u हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 से कर देंगे बच्चों। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ थोड़ा सा, फिर बाद में समझेंगे। इनको और दोनों को बराबर रख लिया, इनके h डैश बटा h बराबर v बटा u। वज्र गुणन करो, h डैश बराबर vh बटा u आ जाएगा। जो ये h डैश को अपने बाहर निकालना है बच्चों, तो यही तो इसका सूत्र आ जाएगा आवर्धन का। तो देखो, आवर्धन किसी लेंस की वह क्षमता है, आवर्धन किसी लेंस की वह क्षमता है जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है। बच्चों समझ में आया? आवर्धन कुछ सवाल में आ जाता है तो आपको पूरा लिखना। आवर्धन किसी लेंस की वह क्षमता है जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है। मैं आपको बिल्कुल समझा के लिख रहा हूँ। देखो भैया, अब ये ज्ञात करने के लिए प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई का भाग दे, उससे तो ज्ञात होगा। भाई मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है, देखो समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, आप इसको ज्यादा गंभीर में न लें। प्रतिबिंब की लंबाई मान लो बच्चों 4 है। कितनी है बच्चों? 4 है। और बिंब की जो लंबाई है, बिंब की जो लंबाई है वो बच्चों 2। कितने? 2। और मैं पूछ रहा हूँ कि यह इससे बिंब प्रतिबिंब से प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है, यही तो बात कर रहा हूँ। तो बच्चों अपन ने ये क्या लाइन समझी है? आवर्धन किसी लेंस की वह क्षमता जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है। तो देखो, आप प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई दोनों का भाग दे दो। प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है बच्चों उसको कहते हैं h डैश, और बिंब की लंबाई का h से अपन दर्शाते हैं। तो देखो m बराबर h डैश है बटा h डैश क्या है आप समझ लो, प्रतिबिंब की लंबाई, और h क्या है? बिंब की लंबाई। भाग में यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई भी आप लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी? 4, बिंब की लंबाई 2, 2 दूनी 4, 2 उत्तर आ गए, यानी कि बिंब प्रतिबिंब से प्रतिबिंब बिंब से 2 गुना बड़ा है। हुआ या नहीं हुआ?
हुआ ना, 2 + 2 2। तो यही तो ज्ञात हो रहा है यहाँ पे, यही तो ज्ञात हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे इसके, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ कि एक पंकज सैनी और मोहित सैनी मास्टर है, मेरे साथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे हैं मेरे। लेकिन जो पंकज सैनी सर है उसकी जो लंबाई है, उसकी जो हाइट है वो बच्चों 5 फुट, कितनी है बच्चों? 5 फुट। लेकिन जो मोहित सर है उसकी लंबाई है 10, कितनी? 10 फुट। 5 फुट को मैं प्रतिबिंब बिंब, 10 फुट को मैं प्रतिबिंब मान लेता हूँ और इसको मैं बिंब मान लेता हूँ। तो h डैश जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई और h है बिंब की लंबाई। तो h डैश प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि 10 रखो, बिंब की लंबाई 5 रखो, 5 × 10, ये तो दुगुना लंबा हो गया। पंकज से तो मोहित तो दुगुना है या नहीं? तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे यही ज्ञात होता है। आप एक दूसरे की लंबाई का गुणा भी आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। तब ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं रहना चाहिए जिसको समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको कैसे कमेंट में लिख दे रहा हूँ, मैं बहुत तरीके समझूंगा। m = h डैश बटा h, समीकरण नंबर 34, ठीक है। दूसरा ये h डैश बटा h क्या है ये मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरा जो है वो है m = v/u, समीकरण नंबर 2। v क्या है ये भी आप समझ गए होंगे। v क्या है बच्चों? प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है? लेंस के प्रकाश केंद्र से बिंब की दूरी। सेम वो का वो है कंडीशन। इसको मैं अब समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, तो देखो mm कॉमन, तो h डैश बटा h बराबर v/u, ये आया। अब देखो बच्चों इसमें अपन h डैश को बाहर निकालेंगे और वज्र को निकाल देंगे। h डैश को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। h डैश बराबर v को h से ये वज्र में तो यही आएगा और इसको 1 से करोगे तो यही आएगा। h डैश बराबर vh बटा में u, क्या यही आएगा? क्या यही सूत्र है क्या इसका? ये आवर्धन का क्या आ गया? सूत्र आ गया बच्चों। क्या आ गया? सूत्र आ गया। तो जो h डैश है मैं सारी चीज आपको लिखवा दूंगा बच्चों। h डैश जो है यहाँ पे अब आप भूल जाओगे, यहाँ h डैश जो है वो क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है बच्चों। अभी मैं आपको समझा रहा था h डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। h क्या है यहाँ पे? बिंब की लंबाई है बच्चों। h क्या है यहाँ पे? बिंब की लंबाई है बच्चों। v क्या है यहाँ पे? प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी बच्चों। u क्या है? बिंब की दूरी बच्चों। देखिए वो भी प्रकाश केंद्र से ना। देखो बच्चों आवर्धन किसी लेंस की वह क्षमता है जिसे यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है। पर h डैश बटा h अपन कैसे ज्ञात करेंगे कितना गुना है? प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई, मैंने अभी बताया था बहुत सारे एग्जांपल। तो m बराबर h डैश बटा h। दूसरा लंबाई का तो हो गया लेकिन दूरी का नहीं हुआ। दूसरा v बटा u। v क्या है यहाँ पे? प्रकाश के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी और u है प्रतिबिंब, u है लेंस के प्रकाश केंद्र से बिंब की दूरी है। समीकरण नंबर 1/2 से h डैश बटा h बराबर v बटा u। h डैश को आपको बाहर निकालना है और vh यानी वज्र गुणन कर दो vh बटा, यहाँ तो 1 बच गया, u आ जाएगा, अकेला u ही बचेगा। ये इसका सूत्र होगा। इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। देखो बच्चों अब अपन पढ़ेंगे थर्ड जो टॉपिक आता है वो आता है लेंस पर चिन्ह परिपाटी के नियम। लेंस पर चिन्ह परिपाटी के नियम को मैंने एक डायग्राम में दर्शाया है कि आपको अच्छा समझ में आ जाए इसकी वजह से। देखिए ये आपका लेंस बना दिया, ये लेंस का प्रकाश केंद्र हो गया P और एक इसका मैंने B नाम दे दिया। लेंस पर जो प्लस दाईं ओर
ये माइनस बाई और ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस। तो देखो बच्चों मैं बता रहा हूँ, आप इसके साथ चलोगे तो बच्चों ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष रेखा है, यानी कि लेंस के प्रकाश केंद्रों को वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा बच्चों मुख्य अक्ष रेखा कहलाएगी। यदि इसके साथ आते हो बच्चों समांतर हो जाती है, ऊपर नीचे जाते हो तो बच्चों लंबवत है। तो कहने का मतलब ये ऐसे तीर है तो समांतर मानना, ऊपर मानते हो तो लंबवत मानना। इस बात से आपको समझ में आ गया। तो देखो लेंस पर जो सभी दूरियां है, पहली बात तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लेंस पर जो सभी दूरियां वो नापी जाती है लेंस के प्रकाश केंद्र से। कहाँ से मापी जाती है बच्चों? लेंस पर सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। पहली बात तो आप इसकी समझेंगे। दूसरी बात आप एक चीज देखना इस डायग्राम में कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर बाई ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक थे। ये मुख्य अक्ष के समांतर ही तो होगा, तो इसकी जो सभी दूरियां वो बच्चों ऋणात्मक होती है। डायग्राम में आपको साफ साफ दिखा रखा है। लेकिन दाई ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। ये भी आपको दाई ओर की देखो ये अच्छी तरीके दिखाएंगे, ये तो समांतर है, वो धनात्मक होती है। 3 नंबर पे मुख्य अक्ष के लंबवत, ये तीर का निशान ऊपर नीचे है बच्चों, ये लंबवत मारेगा, यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर सभी दूरियां, ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर, तो ऊपर की ओर सभी दूरियां माइनस से दर्शा रहा है मैंने, तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर सभी दूरियां बच्चों ऋणात्मक है या नहीं है। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ लेंस पर चेहरे परिपाटी के नियम। ये डायग्राम में बच्चों आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा समझा देता हूँ। ये लेंस बनाया, ये बच्चों बीच में प्रकाश केंद्र होगा जहाँ से मुख्य अक्ष रहेगा, प्रकाश केंद्र हो गया, पी से मैं दर्शा रहा हूँ ए पी बी हो गया। देखो बच्चों ये जो आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो है ये समांतर होगी ऐसे, लेकिन मैं ऐसे बनाऊँ तो वो लंबवत आ जाएगी। तो देखो ये यही कह रहा है कि बाई, तो यही जो है ये बाई, यानी कि लेंस पर सभी दूरी लेंस के प्रकाश के अंदर यहाँ से नापेगी। दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो दूरी है बाई ओर की जो सभी दूरियां है वो ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक। लेकिन इसकी जो सभी दूरियां वो होगी धनात्मक। ऐसे मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, जल्दी लो। चलो मैं साइड हो जाता हूँ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। अब पढ़ेंगे बच्चों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब मैं आपको 3 परिभाषा पढ़ाऊंगा, केवल 3 परिभाषा, और उन 3 परिभाषाओं में से एक परिभाषा आपको एग्जाम में पूछ लेगा। आज जो मैं मैटर पढ़ा रहा हूँ बच्चों 2 नंबर का मैटर पढ़ा रहा हूँ, इस क्लास से आपको चूक ना जाए, है ना। तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो, अपनी क्लास में वाले स्टूडेंट के पास भी क्लियर क्लासमेट तक शेयर कर दो, क्योंकि आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो 2 नंबर का मैटर पढ़ा दिया। 1 नंबर का मैटर बच्चों पढ़ लिया है और 1 नंबर का मैटर आपको यहाँ पढ़ लोगे। 3 परिभाषा यहाँ से आएगी आपको कम से कम। तो देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, बताओ कौन बताएगा? देखो श्वेत प्रकाश होता है, बिल्कुल, यानी मिश्रित प्रकाश भी आप उसको बोलते हैं। उसमें बच्चों 7 रंग होते हैं, मैं आपको एक रागणी के माध्यम से बताऊँ। एक श्वेत या मिश्रित प्रकाश जो होता है उसमें केवल कितने रंग होते हैं बच्चों? 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों में वाई बयो BIBGY बेजानी पिनाला, समझ रहे हो? बेजानी बैंगनी जामुनी नीला, ऐसे हरा है, पिनाला पीला, है ना, नारंगी लाल। तो बच्चों कहने का मतलब ये सारे 7 कलर होते हैं। तो सवाल एग्जाम में यहाँ से ही पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर कि श्वेत या मिश्रित प्रकाश में कितने रंग होते हैं? कितने होते हैं? 7 रंग। कितने रंग होते हैं? 7। यहाँ में 7 कलर मैंने बताया, बेजानी है पिनाला या वाइट गयो। बे से क्या बनेगा? बैंगन, जा से जामुन, बेजानी नी से नीला, हे हरा, पिनाला पीला, ना नारंगी, पिनाला लाल सला, हरा। तो कहने का मतलब यह है बच्चों
अब यहाँ से सवाल, श्वेत या मिश्रित प्रकाश में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। 1 नंबर का सवाल बन सकता है। दूसरा, कि ऐसा कौन सा रंग है जिसका विचलन सर्वाधिक है? बता सकते हो? बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक है और लाल रंग का बच्चों विचलन सबसे कम है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। कौन कौन से कलर होते हैं आप बता सकते हो? तो देखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? जब अपन श्वेत या मिश्रित प्रकाश में आप 7 कलर देख सकते हो। कब देख सकते हो? जब आप उसको प्रिज्म पर आपतित कराओगे। किस पर आपतित कराओगे? जो प्रिज्म पर। जब श्वेत या मिश्रित प्रकाश को किसी प्रिज्म पर आपतित कराते हैं तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है या विभाजित हो जाता है। आप उसको अलग अलग रंग देख सकते हो। आप एक इंद्रधनुष देखा हो कई बार राम जी में, जो आकाश में बनता है, उसमें 7 कलर स्पष्ट दिखाई देते हैं। या लैब में जाना और लैब में एक प्रिज्म धरा होगा। लैब प्रिज्म 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो आपका त्रिभुज के आकार का और एक आयत का। ये 2 प्रकार के प्रिज्म है। तो देखो, जब आप उसमें से कैसे भी आप प्रिज्म आप प्रकाश में रखते हो तो वो अपने उसमें आप 7 कलर देख सकते हो इस प्रिज्म की सहायता से। तो जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण टॉपिक है, आप देखो मैं पहले बता रहा हूँ कितने सवाल बनेंगे यहाँ से। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब श्वेत या मिश्रित प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है या विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म पर सेम है बच्चों, 7 कलर आप देख सकते हो प्रिज्म की सहायता से। दूसरी बात, श्वेत या मिश्रित प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बेजानी है पिनाला, आप याद कर सकते हो। अभी मैं आपको और डिटेल से बताऊँ। 30वें नंबर पर सवाल आता है, ऐसा कौन सा रंग है जिसका विचलन सर्वाधिक और सबसे कम होता है? तो बेटा, बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जिस विद्यार्थी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट ठोक दो जल्दी जी। तो देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अपना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो, जब देखो आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। ये कोई प्रिज्म है बच्चों, क्या है बच्चों? ये प्रिज्म है। ये बच्चों को प्रिज्म है। त्रिभुजाकार में है। इसी प्रिज्म में मैं एक श्वेत या मिश्रित प्रकाश को इसमें श्वेत या मिश्रित प्रकाश जब इसको आप श्वेत या मिश्रित प्रकाश में रखते हो तो ये बच्चों 7 रंग विभक्त देगा, यानी विभाजित कर लेगा। 1 2 3 4 5 2 4 5 6 1 7। कहने का मतलब अब समझ में आया कि ये 7 कलर में कर देगा बच्चों। समझ में आया? देखो, इसमें आपको 7 कलर 1 2 3 4 5 6 7 कलर हो गया टोटल। तो देखो, जब इसमें श्वेत या मिश्रित प्रकाश में एक ही लिया, लेकिन ये कितने कलर में हो गया? 7 रंगों में विभाजित हो गया। तो यही है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत या मिश्रित प्रकाश की किरण को, जब श्वेत या मिश्रित प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। देखो, जब श्वेत या मिश्रित प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है जब श्वेत या मिश्रित प्रकाश किसी प्राप्तित होती तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में, तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। विभाजित हो जाता है। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे प्रकाश का
वर्ण विक्षेपन जब श्वेत या मिश्रित प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। ये इतना आपके लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे जब हम बात करें बच्चों, आगे नोट डालेंगे। ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। नोट डालेंगे। पहला नोट, ये जो नोट है इसमें से सवाल आते थे अपने आप में। नोट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत या मिश्रित प्रकाश, श्वेत या मिश्रित प्रकाश में कितने रंग होते हैं या कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। 7 रंगों से, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत या मिश्रित प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है बच्चों? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 1 नंबर। 2 नंबर जो टॉपिक है बच्चों वो है कि कौन से रंग का विचलन सर्वाधिक और कौन से रंग का विचलन कम होता है। तो देखो बच्चों, बैंगनी रंग का विचलन मैं आपको समझा चुका हूं। बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक व लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक व लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। जो अपना 3 नंबर का टॉपिक होता है वो होता है कौन कौन से कलर होते हैं बच्चों। रंगों का क्रम में बात करें, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे कर देता हूँ। दिख तो रहा होगा बच्चों आपको। रंगों का क्रम देखो बच्चों, रंगों का क्रम। ये कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओगे कोई बच्चा? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, पीला लाल या वाइब गए। और इंग्लिश में आप ऐसे याद कर सकते हो, कोई बच्चा करना चाहे। और हिंदी में मैंने लाइन बना रखी है बेजानी, यहाँ लिख देता हूं आपको। बेजानी है पिनाला, बेजानी है पिनाला, बेजानी है पिनाला। ये इसकी लाइन है बच्चों याद करने। तो देखो बच्चों, मैं आपको दोबारा से एक बार मैं बता रहा हूँ। प्रकाश का वर्ण विक्षेपन की आपसे परिभाषा पूछ सकता है। जब श्वेत या मिश्रित प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। देखो ये प्रिज्म लिया, प्रिज्म पर आपतित करें श्वेत या मिश्रित और 7 रंगों में विभाजित हो गई। ये आपको याद करना। दूसरा, एक नंबर का सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है नोट में, श्वेत या मिश्रित प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से। यह सवाल आ सकता है श्वेत या मिश्रित प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। दूसरे नंबर पर ऐसा कौन सा रंग है जिसका विचलन सर्वाधिक और सबसे कम होता है? बच्चों, बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। 3 नंबर पर रंगों का क्रम बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी। बेजानी है पिनाला, बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। वाइब गए और इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऐसे आप येलो, ऑरेंज, रेड, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, ये अपन पढ़ लिया बच्चों। अब अपन टॉपिक पर वो परिभाषा पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में 2 परिभाषा है जो एग्जाम में 100% आने की संभावना। एक तो है क्रांतिक कोण। पहली जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है क्रांतिक कोण।
सघन माध्यम में आपतन कोण का वह चरम मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है बच्चों, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह चरम मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण हेडिंग अपनी लिखो। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या है? देखो बच्चों, सघन माध्यम में, विरल में नहीं, सघन माध्यम में आपतन कोण का, आपतन कोण का वह चरम मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है बच्चों। समझ में आया? सघन माध्यम में आपतन कोण का वह चरम मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। आप समझ गए होंगे, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह चरम मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक कोण। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण आंतरिक कोण पढ़ेंगे। जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से, ये जो पूर्ण आंतरिक कोण जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा, देखो बच्चों, पूर्ण आंतरिक कोण पढ़े। पूर्ण आंतरिक कोण क्या है? अब पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक कोण। ढंग से समझ में, ये दोनों परिभाषा इंपोर्टेंट है दोनों कोण और आएंगे भी कोण, है ना। देखो पूर्ण आंतरिक कोण बता रहा हूं, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से, जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, अधिक कोण पर आपतित होती है, तो प्रकाश का उसी माध्यम में अपवर्तन हो जाता है, इसे पूर्ण आंतरिक कोण कहते हैं। समझ में आया? पूर्ण आंतरिक कोण जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती तो प्रकाश का उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता, अपवर्तन हो जाता है, इसे पूर्ण आंतरिक कोण कहते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं आपको डायग्राम की सहायता से इसको चीज को समझाने की आपसे कोशिश करता हूं। देखो, पहले आपको 3 डायग्राम बनाना है इसमें, ऐसे आपको ये बनाना है, ठीक है बच्चों। आपको इतना काम आपको करना है। दूसरी बात, आपने इसमें ऐसे करना है, क्योंकि ये कौन सा मध्य है, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, ये प्रकाश की किरण जा रही है और ये जो प्रकाश की किरण है ये जानी थी सीधी, लेकिन ये किरण ऐसे। दूसरी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ये प्रकाश की जो किरण है ये नहीं जाकर ये प्रकाश की किरण यहाँ पे चली जाती है, अर्थात मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का कोण बना देती है। कितने का बना देती है? 90 डिग्री का कोण बना देती है, अर्थात संगत हो जाता है इसकी, 90 डिग्री का कोण बना देती है। लेकिन तीसरी कंडीशन में क्या होता है, ये ना तो यहाँ जाती है ना मेरे भाई संगत जाती है, ये नहीं यहाँ पे आ जाएगी। कितने जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि बराबर डिग्री का कोण बना देगी, यानी प्रकाश को उसी माध्यम में अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश को उसी माध्यम में, सॉरी मैं अपवर्तन बोल रहा था, ये गड़बड़ हो गई, परावर्तन हो जाता है। देखो परावर्तन हो रहा है डायग्राम में, परावर्तन, तो प्रकाश का उसी माध्यम में क्या हो जाता है? परावर्तन होता है। अपवर्तन तो पहले था, अपवर्तन तो ये अलग हो जाता, विचलन होना था, पृथक्कारी पृष्ठ टकरानी थी,
पूर्ण आंतरिक कोण जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो प्रकाश का उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाती है। देखिए बच्चों, परावर्तन हुआ ना, जिस पद से गई उसी पद से आई ना, आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, मैंने दो परिभाषा पे पढ़ाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण मैंने बताया सघन माध्यम में अपतन कोण का वह चरम मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहलाएगा। दूसरा मैंने बताया पूर्ण आंतरिक कोण, जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो प्रकाश का उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक कोण कहते हैं। ये डायग्राम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों, अब अपना एक टॉपिक रह गया है अपवर्तन की घटनाएं कि अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है, जो अपने एनसीईआरटी में वो मैं पढ़ा रहा हूँ। एक तो जल से भरा हुआ पात्र में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरा नंबर पेंसिल की नोक मुड़ी हुई दिखाई देती है। और 3 नंबर पे सूर्य उदय के समय 2 मिनट पहले और सूर्य छिपते हुए दिखाई देता है। ये 3 कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे पहला है कि जल से भरे हुए पात्र में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। सवाल एग्जामिनर पूछा जाता है, हमेशा हर साल आता है कि जल से भरे हुए पात्र में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है। देखिए बच्चों, ये अपन ने एक जग ले लो, मग्गा ले लो, कुछ भी ले लो, सिक्का मैंने यहाँ पर रख दिया, नीचे तली में जाके गिरेगा, ये बात आप समझ गए होंगे। जब तली में जाके गिरेगा तो बच्चों ये सिक्का जब आप यहाँ से देखोगे, ऊपर से देखोगे तो ये सिक्का बच्चों ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये बच्चों अपवर्तन की, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया वास्तविक सिक्का जल भर दिया और सिक्का ऊपर उठा हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं बैठा हूँ, यानी नेत्र आपकी, यहाँ पे आपकी नेत्र है। क्यों दिखाई देता है? ये दिखाई देता है बच्चों अपवर्तन के कारण। किसके कारण दिखाई देता है बच्चों? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, क्योंकि सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कौन से माध्यम? सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके कारण प्रकाश से आने वाली प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है। दोबारा समझो, जल से भरे हुए पात्र में सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है बच्चों? क्योंकि यह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, क्योंकि सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके कारण प्रकाश अविलंब से दूर हट जाती है। 2 नंबर पे अपन डायग्राम बनाएंगे वो वाला। 2 नंबर पे पेंसिल की नोक मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? सेम कारण है, पेंसिल की नोक मुड़ी हुई इसलिए दिखाई देती, अपवर्तन के कारण दिखाई देती। किसके कारण दिखाई देती है बच्चों? अपवर्तन के कारण दिखाई देती है, क्योंकि पेंसिल से आने वाली प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके कारण अविलंब से दूर हट जाती है। सेम वही कंडीशन है, पेंसिल डायग्राम बुक में है, बना लेना, ठीक है। सेम क्या है, पात्र है ना, उसमें पेंसिल दिखा देना, मुड़ी हुई निकाय दिखा देना थोड़ी सी, ठीक है। 3 नंबर पे सवाल आता है सूर्य उदय से 2 मिनट पहले। देखो सवाल मैं आपको अभी बताता हूँ, देखो क्या आता है एग्जाम में। सूर्योदय व सूर्यास्त होते समय, सूर्योदय व सूर्यास्त होते समय 2 मिनट पहले व 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, क्यों कारण सहित स्पष्ट कीजिए। सूर्य उदय से 2 मिनट पहले क्यों और अस्त होते समय सेम कंडीशन। तो देखो समझिए इस चीज को, सूर्य उदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य उदय के समय क्षितिज में होता है। किससे बोलते हैं? क्षितिज में होता है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण विरल से, वहां किस में थी? सघन से विरल में थी, यहाँ पे विरल से माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अविलंब की ओर झुकती। बेटा सघन से विरल में करेगी तो हटेगी, लेकिन इसमें विरल से सघन में कर रही है तो झुक जाती, और इसी प्रकार अस्त होते समय दिखाई। क्या समझ में? दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि सम तीनों को अपवर्तन की घटनाएं अपन पढ़ रहे हैं। जल से भरे हुए पात्र सिक्का, जल से भरे हुए पात्र में सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? जल से भरे हुए पात्र में सिक्का अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण देता है? बोलो मेरे साथ साथ। अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके कारण अविलंब से दूर हट जाती है। डायग्राम में देखो, ये सिक्का वास्तविक है और ये
ऊपर दिखाई देगा, यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये सिक्का दिखाई दे रहा है, ना कि ये। पेंसिल की नोक मुड़ी हुई क्यों दिखा देगी, ये भी अपवर्तन के कारण, क्योंकि श्रवण माध्यम से विरल और अभिलंब से दूर हट जाती, सेम कारण आपको वही लगाना है। 3 नंबर सूर्य उदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य उदय के समय क्षितिज में होता है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसी प्रकार अस्त होते समय दिखाई देता है। 3 नंबर पे अपन को एक नोट डलवाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ कमेंट में लिखो जिस विद्यार्थी को बच्चा। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बच्चों अनंत, कितनी होती है बच्चों, अनंत होती है। एक समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों अनंत होती है, पूछा जा सकता है 1 नंबर में। 2 नंबर, किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए बेटा, आधी होनी चाहिए। किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण वस्तु की लंबाई का कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। जब प्रकाश की किरण अभिलंब पर आपतित होती है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी बेटा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। जब प्रकाश की किरण अभिलंब पर आपतित होती है तो 0 डिग्री का कोण बनाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड मैं आपको बता देता हूँ आज आपका चैप्टर हो चुका है। मानव नेत्र की संरचना में जो दोष दास है वे हटा दिए गए हैं चैप्टर में से, तो इसलिए आप पढ़ना चाहिए। मानव नेत्र हटा दिया, इतना आपका चैप्टर हो चुका है आपको, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स।